Hello students, welcome back to my channel. This is Sonam Sangwan, Assistant Professor in the Department of Economics, Government College for Women, भवानी खेड़ा। आज का हमारा टॉपिक है ISLM एनालिसिस पार्ट 2। जैसे कि लास्ट वीडियो लेक्चर में हम ऑलरेडी ISLM एनालिसिस पार्ट 1 को डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने देखा था IS एंड LM कर्व क्या होते हैं और कैसे हम उन दोनों कर्व्स को डिराइव करते हैं। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट पार्ट में। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं रिकैप ऑफ IS एंड LM डेरिवेशन। उसको रिकैप्चुलेट करेंगे कि IS एंड LM कैसे डिराइव किया हमने थ्रू डायग्राम। नेक्स्ट इज साइमल्टेनियस डिटर्मिनेशन ऑफ गुड्स मार्केट एंड मनी मार्केट, slope of IS curve, slope of LM curve, shifting of IS and LM curve, and derivation of AD curve यानी aggregate demand curve, and monetary and fiscal policies and aggregate demand curve. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिवेशन ऑफ IS कर्व उसको रिकैप्चुलेट करते हैं कि IS कर्व हमने कैसे डिराइव किया था। बेसिकली हमने देखा था कि जो IS कर्व वो बेसिकली तीन मेन रिलेशनशिप के ऊपर बेस होता है। फर्स्ट था हमारा इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इन्वेस्टमेंट इज अ इनवर्स फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि दोनों के बीच में विपरीत संबंध होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाती है तो इन्वेस्टमेंट हाई हो जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाती है, इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने इन्वेस्टमेंट फंक्शन को वहाँ पे ड्रॉ किया था। नेक्स्ट इज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फंक्शन हमने शो किया था, दैट इज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू C+I। ये हम 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर अगर लेके चल रहे हैं तो C+I। तो जब इन्वेस्टमेंट में चेंज आता है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज आने से इन्वेस्टमेंट में चेंज आता है और इन्वेस्टमेंट में चेंज आने से फर्दर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर चेंज होता है। ठीक है, तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व में चेंज आएगा जिससे रियल जीडीपी में चेंज आता है। ठीक है, तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व हमारा शिफ्ट होके AE1 हो गया। क्यों? क्योंकि एग्रीगेट जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट कम हो गया। इन्वेस्टमेंट कम होने से एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी कम हो जाता है और वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। नीचे की तरफ शिफ्ट होने से फिर हमने क्या, थर्ड जो हमारा था कि हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड रियल जीडीपी उनके कॉम्बिनेशंस को यूज़ करके IS को डिराइव किया था। यहाँ से हमने रेट ऑफ लेवल ऑफ जीडीपी कंसीडर किया था और यहाँ से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशंस यानी IS कर्व इज कॉम्बिनेशन ऑफ रियल जीडीपी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ पे गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम में होती है। तो वो सारे कॉम्बिनेशन Y एंड R के जिस पे गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम में होती है। तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम को शो किया कि कैसे गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम में होगी, सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्वालिटी को शो किया। तो उसके थ्रू हमने IS कर्व को डिराइव किया जो कि डाउनवर्ड नेचर का होता है, डाउनवर्ड स्लॉपिंग होता है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड जो लेवल ऑफ जीडीपी है उनके बीच में रिलेशनशिप है वो नेगेटिव दिखा रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होती है तो लेवल ऑफ जीडीपी कम हो जाएगा, रियल जीडीपी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगी तो लेवल ऑफ जीडीपी है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि इनके बीच में जो प्रोसेस होगा था सारा इन्वेस्टमेंट में चेंजेस के थ्रू होगा। कि यहाँ पे देख लीजिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा इंक्रीज हुआ। रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होने से क्या हुआ कि लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो कम हो गया। इन्वेस्टमेंट कम होने से क्या हुआ, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है वो कम हो गया। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कम होने से क्या हुआ कि जो लेवल ऑफ रियल इनकम है वो कम हो गया फर्दर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होने से लेवल ऑफ जीडीपी है वो कम हुआ है, वो डिक्रीज हुआ है। तो दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो इसको हमने IS कर्व के थ्रू डिराइव किया। नेक्स्ट इज डेरिवेशन ऑफ LM कर्व। LM curve is a combination of real GDP and real GDP and interest rate at which money market is in equilibrium। तो यहाँ पे हमने मनी डिमांड, हमने 2 कंसेप्ट को डिस्कस किया था, डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। कि जहाँ पे भी मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई दोनों इक्विलिब्रियम में होती है वहाँ पे मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में होती है। तो एट ए पॉइंट ऑफ टाइम हमने मनी सप्लाई को कांस्टेंट माना था एंड मनी डिमांड है बेसिकली 3 पर्पज़ के लिए की जाती है, ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी पर्पज़ एंड स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। Transaction and precautionary demand for money is a function of level of income only, and speculative demand for money is a function of rate of interest। ठीक है, तो हम सप्लाई ऑफ मनी को कांस्टेंट मान के चले थे एंड दिस इज डिमांड फॉर मनी एट Y1 लेवल ऑफ इनकम। तो इस केस में अगर लेवल ऑफ जीडीपी है, लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज हो जाता है तो डिमांड फॉर मनी भी इंक्रीज हो जाती है। यानी Y1 से अगर Y2 लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज हो गया तो मनी डिमांड भी इंक्रीज होके शिफ्ट हो गया ऊपर, और लेवल ऑफ इनकम अगर कम हो जाता है तो मनी डिमांड भी कम हो जाती है। सो मनी डिमांड, लेवल ऑफ इनकम बढ़ने से मनी डिमांड बढ़ी, मनी डिमांड बढ़ने से रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और लेवल ऑफ इनकम के में यहाँ पे क्या हुआ, पॉजिटिव रिलेशनशिप हुआ
कि लेवल ऑफ इनकम का लेवल बढ़ा, रियल जीडीपी बढ़ी, तो मनी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी इंक्रीज हुई। कैसे? वाया चेंजेस इन द डिमांड फॉर मनी। ठीक है, अगर और रेट ऑफ अगर हमारा लेवल ऑफ इनकम कम हो जाता है, इन केस कम हो गया, वाई जीरो हो गया, तो उस केस में मनी डिमांड कम होगी और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होगा। तो दोनों के बीच में यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशनशिप को शो किया गया थ्रू एलम कर्व, डेरिवेशन ऑफ एलम कर्व। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और जो लेवल ऑफ जीडीपी के अंदर पॉजिटिव रिलेशनशिप को शो करता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा है एलम कर्व। नेक्स्ट इज साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम इन गुड्स मार्केट एंड मनी मार्केट, कि दोनों में ही वस्तु बाजार और मुद्रा बाजार दोनों में साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा। हेयर वी आर टेकिंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम शो कर रहे हैं लेवल ऑफ इनकम, वाई एक्सिस पे शो कर रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड दिस इज आईएस कर्व जो गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम को शो करता है, एंड दिस इज एलएम कर्व जो मनी मार्केट इक्विलिब्रियम को शो करता है। तो जहाँ पे भी दोनों ही कर्व आईएस एंड एलएम जहाँ पे भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, यानी पॉइंट ई के ऊपर, दिस इज अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, कि जहाँ पे मनी मार्केट और गुड मार्केट दोनों ही इक्विलिब्रियम में होंगी। तो ई पॉइंट के ऊपर दोनों ही मार्केट इक्विलिब्रियम में है। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड लेवल ऑफ इनकम R0 एंड Y0 डिसाइड जो होता है। So this is the simultaneous equilibrium in goods market and money markets, which is shown through intersection of IS and LM curve. Given public expenditure, हमें assume करके चल रहे हैं कि ये सब चीज़ें, ये जो सारे हमारे components है, supply of money, price level, taxes and public expenditure, ये सब constant रहेंगे। In that case, money market and goods market कहाँ equilibrium में होंगी, जहाँ पे एक दूसरे के वो intersect कर जाते हैं दोनों कर्व, जहाँ पे एक दूसरे के equal हो जाते हैं IS and LM। नेक्स्ट वन हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे स्लोप ऑफ आईएस कर्व, कि आईएस कर्व का स्लोप कैसा होगा, ढलान कैसा होगा, फ्लैटर होगा या स्टीपर होगा, तो वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो हमने लास्ट अपडे आईएस कर्व जब हमने ड्रॉ किया था, तो वो आपको पिक्चर्स याद होंगी कि आईएस कर्व कैसे ड्रॉ किया था, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड रियल जीडीपी के वो सारे कॉम्बिनेशन जहाँ पे गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम में होती है। तो बेसिकली स्लोप ऑफ आईएस कर्व किस पे डिपेंड करता है। फर्स्ट इज सेंसिटिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट टू इंटरेस्ट रेट चेंजेस, कि इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट रेट में चेंज आने से इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आएगा, उस पर डिपेंड करता है स्लोप ऑफ आईएस कर्व। बेसिकली इंटरेस्ट चेंज होगा, इंटरेस्ट रेट में चेंज आता है, आर में चेंज आता है, तो इन्वेस्टमेंट लेवल में चेंज आता है। इनवर्स फंक्शन है इन्वेस्टमेंट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट का। इन्वेस्टमेंट में चेंज आने से फर्दर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में चेंज आता है। तो ये सब चीज़ें हमने इस कर्व में यहाँ पे शो दिखाई थी कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुई तो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो कम हुआ, लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट कम होने से जो हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व है वो शिफ्ट हो गया AE0 से AE1। बेसिकली फिर उससे क्या हुआ, लेवल ऑफ जीडीपी है वो भी कम हो गया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज आने से लेवल ऑफ जीडीपी है उसमें चेंज आया ना, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ी तो लेवल ऑफ इनकम है, लेवल ऑफ जीडीपी है वो कम हो गया। तो उस पर डिपेंड करेगा कि आईएस कर्व का स्लोप कैसा होगा। सेंसिटिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट टू इंटरेस्ट रेट चेंजेस, अगर आर में चेंज आने से इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा चेंज आता है कंपैरेटिवली, तो जितना ज़्यादा चेंज आता जाएगा, जितनी ज़्यादा सेंसिटिव होगा इन्वेस्टमेंट टू इंटरेस्ट रेट चेंजेस, उतना ही जो आईएस कर्व हमारा उतना ही फ्लैटर होता जाएगा। कम चेंज आएगा तो आईएस कर्व स्टीपर होगा। तो हम सेकंड फैक्टर है वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर की वैल्यू जितनी ज़्यादा हाई होगी, मल्टीप्लायर कब वर्क करता है कि जब इन्वेस्टमेंट में इनिशियली इन्वेस्टमेंट में चेंजेस आते हैं तो इनकम में मल्टीपल टाइम्स चेंज आते हैं। तो इनकम कंपैरेटिवली अगर इनकम में ज़्यादा चेंज आ रहा है, इन्वेस्टमेंट में चेंज आने से लेवल ऑफ जीडीपी है वो ज़्यादा बढ़ रही है, तो उस केस में आईएस कर्व फ्लैटर होगा। ठीक है, अगर यहीं पे आप देख सकते हैं कि अगर हमारा इनकम में चेंज है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा आता है, वाई नोट की बजाय अगर मान लीजिए आगे शिफ्ट हो जाता है Y2, तो उस केस में क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट समवट यहाँ पे होगा हमारा, तो आईएस कर्व हमारा फ्लैटर होगा उस केस में। ठीक है, तो जितने ज़्यादा चेंजेस आएगा, जितना सेंसिटिव होगा इन्वेस्टमेंट टू इंटरेस्ट रेट चेंजेस, जितना वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर हाई होगी उस पर डिपेंड करेगा स्लोप ऑफ आईएस कर्व। तो यहाँ पे दोनों टाइप के स्लोप आईएस कर्व शो किए हैं, IS1 IS2। IS1 है ये फ्लैटर है, मोर फ्लैटर है, एंड ये स्टीपर कर्व है। तो आईएस फ्लैटर कब होगा, व्हेन आई इज मोर सेंसिटिव टू आर एंड व्हेन वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज हाई। ठीक है, और फ्लैटर कब होगा, स्टीपर कब होगा, जब आई लेस सेंसिटिव होता है, यानी इंटरेस्ट रेट में चेंज आने से इन्वेस्टमेंट में कंपैरेटिवली कम चेंज आता है। ठीक है, तो उस केस में IS2 हमारा आईएस कर्व वो स्टीपर होगा। सेकंड, जब वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर है वो कम होती है। तो इन दोनों फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है स्लोप ऑफ आईएस कर्व।
नेक्स्ट इज फैक्टर्स दैट शिफ्ट्स IS कर्व। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो IS कर्व को शिफ्ट करेंगे? बेसिकली यू ऑल नो ए इज अ फंक्शन, ए इज इक्वल टू सी वाई इंटू वाई माइनस टी, क्यू शो किया यहाँ पे, यानी इनकम में से जो टैक्सेस घटाने के बाद जो डिस्पोजेबल इनकम है उसका फंक्शन होता है सी। हम डिस्पोजल इनकम पे हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर डिपेंड करता है, तो ए इज इक्वल टू सी प्लस आई इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट एंड जी स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड प्लस नेट एक्सपोर्ट्स यानी एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। तो बेसिकली कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो IS कर्व को शिफ्ट करेंगे, यानी किन में चेंज, कौन कौन से फैक्टर जिनमें चेंज आने की वजह से IS कर्व हमारा शिफ्ट हो जाएगा। तो IS कर्व में शिफ्टिंग यू कैन रिकलेक्ट कि IS में चेंज कब आता है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट और जब लेवल ऑफ GDP है, उन दोनों का ही फंक्शन होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है IS कर्व। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज आते हैं और जब GDP में चेंज आता है, तो उन दोनों में चेंजेस कब आते हैं, जब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर चेंज हो रहा है, इन्वेस्टमेंट चेंज हो रहा है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जितने भी कंपोनेंट्स है, सी में चेंज आएगा तो हमारा ए कर्व शिफ्ट हो जाएगा। जब आई में चेंज आ रहा है तब शिफ्ट होएगा, टैक्सेस में चेंज आ रहा है तो ए कर्व में शिफ्टिंग होएगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में चेंज आ रहा है, नेट एक्सपोर्ट्स में चेंज आ रहा है, तो इन सारे फैक्टर्स में चेंज आने की वजह से ए कर्व में शिफ्टिंग होगी और ए कर्व शिफ्ट होगा, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व में शिफ्टिंग होगी, तो बेसिकली अल्टीमेटली जो IS कर्व है उसमें शिफ्टिंग होगी। तो हमारे कौन कौन से फैक्टर है? फर्स्ट इज चेंज इन ऑटोनोमस कंजप्शन एक्सपेंडिचर, सी में जब चेंज आता है तब चेंज होगा IS कर्व, तब शिफ्ट होगा। सेकेंडली जब इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग है हमारी तो उसमें चेंज आता है उस केस में। थर्ड वन इज चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग यानी जी। नेक्स्ट इज चेंज इन टैक्सेस, तो GC प्लस I प्लस G एंड टैक्सीज प्लस एक्स माइनस एम नेट एक्सपोर्ट्स। तो टैक्सीज में चेंज आने से हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर शिफ्ट होगा, जिससे जो हमारा IS का है वो भी शिफ्ट होगा। एंड द लास्ट वन इज चेंजेस इन नेट एक्सपोर्ट्स, एक्स माइनस एम नेट एक्सपोर्ट्स में चेंज आता है। तो ये सारे फैक्टर्स होंगे जो IS कर्व को शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे शिफ्टिंग ऑफ IS कर्व की शिफ्टिंग कैसे होती है। फर्स्ट हमने दिखाया हुआ IS कर्व को ड्रॉ किया हुआ है कि जहाँ पे भी एग्री गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम में होती है, यानी जहाँ पे भी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व एंड एग्रीगेट आउटपुट कर्व दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं, यानी पॉइंट E जहाँ पे हमने शो किया हुआ है, एंड यहाँ पे लेवल ऑफ GDP। तो इस लेवल ऑफ GDP के ऊपर इस लेवल ऑफ इनकम पे हमारी गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम में है और हमने IS कर्व ड्रॉ किया रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड लेवल ऑफ रियल GDP के कॉम्बिनेशंस को यूज करके। अब IS शिफ्टिंग कैसे होगी? जब AE में शिफ्टिंग होगी, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में शिफ्टिंग होगी। और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में शिफ्टिंग कैसे होती है? इन सारे फैक्टर्स की वजह से। कि अब कैसे, अब शिफ्टिंग हम दिखाएंगे यहाँ पे, अगर हम कम कर रहे हैं कि AE कर्व शिफ्ट होकर नीचे की तरफ आ गया, यानी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर हमारा वो डिक्रीज हुआ है, कम हुआ है। तो डिक्रीज कब होगा? जब हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग है वो कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट इज कि जब हमारा इन्वेस्टमेंट है वो डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट जब टैक्सेस इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि टैक्सेस इंक्रीज होने का मतलब डिस्पोजेबल इनकम कम बची, खर्च करने योग्य आय कम बची है। तो टैक्स इंक्रीज होना यानी हमारी जो परचेजिंग पावर है वो उसको कम कर देना, ठीक है। परचेजिंग पावर कम होना यानी हमारे कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो हमारे कम हो जाएंगे, और सी का कम होने से मतलब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है वो भी कम हो जाना। तो टैक्स में इंक्रीज होने से डिक्रीज इन सी यानी कंजप्शन एक्सपेंडिचर वो कम हो जाते हैं समवट किसी कारणवश। नेक्स्ट इज हमारे जो नेट एक्सपोर्ट्स हैं वो कम हो जाते हैं, यानी हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो जाते हैं, इंपोर्ट्स अगर ज़्यादा हो। तो ये सारे फैक्टर्स होंगे जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को शिफ्ट करेंगे डाउनवर्ड। तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा AE से AE1, बेसिकली उसी जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो भी शिफ्ट हो जाएगा E to F, यहाँ पे F आएगा, ठीक है। तो इसके लेवल ऑफ GDP है वो भी शिफ्ट हो जाता है कम होके Y से क्या हो जाएगा Y1, और इसी अल्टीमेटली क्या होगा जो IS कर्व है वो शिफ्ट होके डाउनवर्ड शिफ्ट होके IS से IS1 हो गया नए लेवल ऑफ GDP यानी Y1 के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट इज दूसरी चीज़ है कि जब IS का शिफ्टिंग अपोजिट साइड, कि जब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाता है ना, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का और ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो वो सारे कौन कौन से फैक्टर होंगे? जी में इंक्रीज होना, आई में इंक्रीज होना। जब इंक्रीज होगा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग में, टैक्सेस कम हो जाना, कंजप्शन एक्सपेंडिचर बढ़ जाना,
हमारे नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ जाना, तो ये सारे फैक्टर्स होंगे जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को अपवर्ड शिफ्ट करेंगे। और उससे अल्टीमेटली क्या होगा, हमारे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का शिफ्ट होकर A2 हो गया, न्यू लेवल ऑफ GDP, यानी लेवल ऑफ GDP है वो इंक्रीज हो गया। यानी सेम लेवल ऑफ, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट में चेंजेस नहीं कर रहे हैं, सेम लेवल ऑफ इंटरेस्ट पे जो अगर बाकी सारे फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं जो चेंज, जिनमें चेंजेस होने की वजह से IS कर्व शिफ्ट होगा, ठीक है। इंटरेस्ट रेट में अगर चेंज आता है तो उसकी वजह से सिर्फ IS कर्व में मूवमेंट होती है, शिफ्टिंग नहीं होती, हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करते हैं अगर R हमारी चेंज होती है। तो R के अलावा जो बाकी सारे फैक्टर्स हैं जैसे कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग, इन सारे फैक्टर्स में चेंज आने से IS कर्व शिफ्ट होता है। R में चेंज आएगा तो सिर्फ मूवमेंट होगा वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, शिफ्टिंग नहीं होगी IS कर्व में, ठीक है। तो सेम लेवल ऑफ इंटरेस्ट पे कि कौन कौन से फैक्टर जिनमें चेंज आने से IS कर्व में शिफ्टिंग होगी, तो ये सारे फैक्टर्स होंगे जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व को शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो इससे बेसिकली नया इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें मिल जाएगा E2, जिसपे नया लेवल ऑफ GDP Y2 और हमारा IS कर्व IS2 और न्यू लेवल ऑफ GDP एंड जो ओल्ड लेवल हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसके ऊपर हमें कॉम्बिनेशन पे नया शिफ्टिंग, जो नया कर्व मिल जाता है जो शिफ्ट हुआ है। तो दिस इज शिफ्टिंग ऑफ द IS कर्व, ठीक है। नेक्स्ट इज स्लोप ऑफ LM कर्व। अब LM कर्व की बात करते हैं, उसके स्लोप की बात करते हैं, उसकी शिफ्टिंग की बात करते हैं। तो LM कर्व के स्लोप के बारे में जानने से पहले हमें रिकैप्चुलेट करना होगा लास्ट लेक्चर्स की वीडियो को। उसमें क्या था कि LM कर्व को हमने कैसे ड्रॉ किया था, जहाँ पे भी मनी सप्लाई, मनी डिमांड जहाँ इक्विलिब्रियम में होती है, वहाँ हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड ये लेवल ऑफ GDP की कॉम्बिनेशन यूज़ करके, जहाँ पॉजिटिव रिलेशन था रेट ऑफ इंटरेस्ट में एंड लेवल ऑफ इनकम में, कि लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज हुई तो डिमांड फॉर मनी इंक्रीज हुई और अल्टीमेटली उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हुई। तो उन दोनों के बीच पॉजिटिव रिलेशनशिप को शो किया है मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में, रेट ऑफ इंटरेस्ट में और लेवल ऑफ इनकम में। तो उसको हमने LM कर्व के थ्रू शो किया, तो ऐसे डिराइव किया। अब LM कर्व का स्लोप है ये फ्लैटर होगा, स्टीपर होगा, वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। बेसिकली कौन कौन से फैक्टर हैं, फर्स्ट इज सेंसिटिविटी ऑफ मनी डिमांड टू इंटरेस्ट रेट चेंजेस, कि मनी डिमांड कितनी चेंज होती है इंटरेस्ट रेट में चेंज आने से। नेक्स्ट इज सेंसिटिविटी ऑफ मनी डिमांड टू चेंजेस इन GDP, की GDP में चेंज आने से मनी डिमांड कितनी चेंज होती है। तो उनकी सेंसिटिविटी पे, इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा कि LM कर्व का स्लोप है वो कैसा होगा, स्टीपर होगा या फ्लैटर होगा। यहाँ इस कर्व में आप देख सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट में चेंज आने से मनी डिमांड में कितना चेंज आएगा। तो ये इस पर फर्स्ट फैक्टर यहाँ पे है कि सेंसिटिविटी ऑफ मनी डिमांड टू इंटरेस्ट रेट चेंजेस, कि इंटरेस्ट रेट में चेंज आता है उससे मनी डिमांड में कितना चेंज आता है। सेकंड यहाँ पे कि जो मनी डिमांड में चेंज आने से GDP में चेंज आने से मनी डिमांड में कितना चेंज आता है। तो इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड, दोनों फैक्टर पे डिपेंड करेगा स्लोप ऑफ LM कर्व। यहाँ पे एक स्टीपर कर्व दिया हुआ है, LM1 इज स्टीपर, मोर स्टीपर एज कम्पेयर टू LM2, LM2 इज फ्लैटर। तो LM1 कर्व यानी स्टीपर कब होगा, व्हेन मनी डिमांड इज मोर सेंसिटिव टू Y एंड लेस सेंसिटिव टू R के कंपैरेटिवली R में चेंज आता है, इंटरेस्ट रेट में चेंज आता है तो उसके कंपैरेटिवली वो कम सेंसिटिव है मनी डिमांड, एंड Y में चेंज आता है तो उससे ज़्यादा सेंसिटिव है। यू कैन सी इन द लास्ट कि अगर मनी डिमांड में ज़्यादा सेंसिटिव है, मनी डिमांड इज मोर सेंसिटिव टू चेंज इन रियल GDP। अगर यहाँ पे हम देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर कि अगर GDP में चेंज आने से, यानी Y से Y1 हुआ, Y2 लेवल ऑफ इनकम पे मनी डिमांड जो हमने शो की हुई है, कर्व शो किए हैं, अगर लेवल ऑफ इनकम या GDP में चेंज आने से, GDP बढ़ने से अगर हमारा जो मनी डिमांड है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा सेंसिटिव है, ज़्यादा चेंज आता है, मान लीजिए वो शिफ्ट क्या होगा, फिर जो न्यू कर्व होगा, अब यहाँ पे ये Y1 पे है, ये Y2 पे है, तो Y2 जब लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज हुआ Y1 से Y2, फॉर सपोज कि हम जो मनी डिमांड कर वो थोड़ा हाई लेवल पे शिफ्ट हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा, जो हमारा नया इंटरेस्ट रेट यहाँ पे शिफ्ट होगा, या तो यहाँ पे ये हमारा कर्व होगा, तो समवट ये हमारा रिलेशनशिप होगा, सेम लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट पे जो हमारा कर्व है वो फ्लैटर होगा, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हाई है, तो हमारा ये कर्व है वो ऐसे फ्लैटर बनेगा, ठीक, सॉरी स्टीपर बनेगा। तो उस पर डिपेंड करता है सेंसिटिविटी ऑफ कि मनी डिमांड है वो Y में चेंज आने से कितना चेंज आता है और R में चेंज आने से कितना चेंज आता है। तो अगर मनी डिमांड मोर सेंसिटिव है टू चेंजेस इन लेवल ऑफ इनकम एंड लेस सेंसिटिव है टू चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हमारा जो LM कर्व है मोर स्टीपर होगा। एंड नेक्स्ट वन इज जब मनी डिमांड लेस सेंसिटिव है टू Y एंड मोर सेंसिटिव है टू R, तो हमारा LM कर्व है वो फ्लैटर होगा कंपैरेटिवली।
तो बेसिकली जब मनी डिमांड ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंजेस की ज़्यादा सेंसिटिव होती है तो फ्लैटर होता है एलएम कर्व, और जब मनी डिमांड इज़ मोर सेंसिटिव चेंजेस इन इनकम, तब हमारा जो एलएम कर्व वो मोर स्टीपर होता है। नेक्स्ट इज शिफ्टिंग ऑफ एलएम कर्व, कि एलएम कर्व में शिफ्टिंग कैसे होती है। यू कैन सी कि जहाँ पे मनी सप्लाई एंड मनी डिमांड इक्विलिब्रियम में, वहाँ पे हमने ऐसे डिराइव किया है R1 एंड Y1 की कॉम्बिनेशन को यूज़ करके एलएम कर्व। तो बेसिकली मनी एलएम कर्व में शिफ्टिंग है वो ओनली कि जब मनी सप्लाई में चेंज आता है तभी शिफ्टिंग होगी, कि जब मनी सप्लाई इंक्रीज होकर MS से MS1 स्टार हो जा MS स्टार हो जाती है, तो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें मिल जाता है E1 से E0, जहाँ पे मनी डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ मनी, क्वांटिटी ऑफ मनी है वो इंक्रीज होगी। M से M1 इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेशन ऑफ मनी है वो बढ़ गया है, तो उस केस में क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज हुई है तो बेसिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगी, सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज हुई है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होकर R1 से R0 होगी। एंड सेम लेवल ऑफ इनकम के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होकर, यानी Y1 एंड R0 इनका कॉम्बिनेशन यूज़ करके एलएम कर्व, हमारा LM1 कर्व ड्राइव किया। तो इसमें हमने क्या करना है कि रेट, हमें जो लेवल ऑफ इनकम है उसको सेम मेंटेन करके रखना है। उसमें बेसिकली चेंज होगा, किस में होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज आएगा बाई वाया चेंजेस इन सप्लाई ऑफ मनी, कि जब सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज हुई है तो सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज होने से रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम हो गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम आने से एलएम को हमारा शिफ्ट हो गया, डाउनवर्ड शिफ्ट हुआ, तो दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ R0 एंड Y1। तो एलएम कर्व में शिफ्टिंग कैसे होगी, हमने देखा कि मनी सप्लाई में चेंज आने से, क्वांटिटी ऑफ मनी में चेंज आने से, क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज हुई तो एलएम कर्व डाउनवर्ड शिफ्ट हुआ, राइट साइड शिफ्ट हुआ, एंड क्वांटिटी ऑफ मनी डिक्रीज आती है तो अपवर्ड शिफ्ट होगा एलएम कर्व। ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ IS कर्व एंड चेंज इन इक्विलिब्रियम, कि IS कर्व में शिफ्टिंग होने से इक्विलिब्रियम में कैसे चेंज आएगा, जो हमने साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम दिखाया था मनी मार्केट एंड गुड्स मार्केट का। और बेसिकली हम नेक्स्ट देखेंगे कि LM में चेंज आने से, LM में शिफ्टिंग होती है तो उससे इक्विलिब्रियम कैसे इफेक्ट होता है। तो जब IS कर्व शिफ्ट हो जाता है, यानी जब IS कर्व शिफ्ट होकर अपवर्ड शिफ्ट हुआ, यानी IS से IS1 हो गया, तो उसके इसमें क्या हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इंक्रीज हुआ एंड लेवल ऑफ GDP भी इंक्रीज हुआ। हम यहाँ LM कर्व को सेम मेंटेन करके रखेंगे, शिफ्टिंग होगी वो सिर्फ IS में होगी, तो IS अब डाउनवर्ड शिफ्ट हुआ, IS2 तब उस केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हुआ और लेवल ऑफ इनकम है वो भी डिक्रीज होके Y से Y2 हो गया। तो बेसिकली IS इंक्रीज और IS अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है, राइट साइड शिफ्ट हो रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड लेवल ऑफ GDP दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है, कम हो रहा है, नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, यानी लेफ्ट साइड, तो दोनों ही चीज़ें यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड लेवल ऑफ इनकम दोनों कम हो रहे हैं। अब शिफ्टिंग ऑफ LM कर्व एंड चेंज इन इक्विलिब्रियम, अब IS में हमें कोई शिफ्टिंग नहीं करनी, जो भी शिफ्टिंग होगी वो LM कर्व में होगी। फर्स्ट जब LM कर्व डाउनवर्ड शिफ्ट हुआ है, राइट साइड शिफ्ट हुआ है, यानी जब मनी सप्लाई इंक्रीज हुई है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो बेसिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाती है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुई एंड लेवल ऑफ इनकम है वो इंक्रीज हो गया। जब LM का शिफ्ट होके अपवर्ड शिफ्ट हुआ तो उस केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हुई एंड लेवल ऑफ GDP है वो कम हो गया। तो ये था कि शिफ्टिंग LM कर्व में शिफ्टिंग आएगी तो इक्विलिब्रियम कैसे चेंज होगा। नेक्स्ट इज डेरिवेशन ऑफ AD कर्व यूजिंग ISLM एनालिसिस। अब IS और LM कर्व को यूज़ करके हम AD एग्रीगेट डिमांड कर्व को डिराइव करेंगे। यहाँ पे हमने इक्विलिब्रियम को शो किया हुआ है, IS एंड LM इक्विलिब्रियम में है E पॉइंट के ऊपर, जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट R डिसाइड हुई है, डिटरमाइन हुई है, लेवल ऑफ GDP है Y डिसाइड हुआ है। ठीक है, एंड दिस इज अगर प्राइस डिक्रीज हो जाते हैं फ्रॉम P टू P1 देन LM शिफ्ट टू LM1, कि LM करे वो शिफ्ट होके LM1 हो जाता है। आपने लास्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़ा हुआ कि डिमांड कर्व, जो एग्रीगेट डिमांड कर्व इज अ लोकस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल GDP एंड प्राइस लेवल, एंड इट इज़ अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व इम्प्लाइंग इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस लेवल एंड रेट ऑफ लेवल ऑफ GDP, लेवल ऑफ इनकम। सो ISLM मॉडल क्या करता है, इट ऑफर्स अ ऑल्टरनेटिव टेक्निक टू डिराइव AD कर्व, and this becomes possible only when we allow the effect of changes in price level on LM curve, कि प्राइस में चेंज आने का LM कर्व में क्या चेंज आएगा, क्या शिफ्टिंग होगी, अगर हम उसको अलाउ करते हैं तभी हम AD कर्व को डिराइव कर पाएंगे। अगर हम इक्विलिब्रियम गिवन है IS एंड LM के अंदर, तो गिवन इक्विलिब्रियम पे अगर प्राइस इंक्रीज हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल प्राइस डिक्रीज हो गया P से P1, ठीक है, तो LM कर्व भी शिफ्ट हो गया राइट टू साइड LM से LM1, तो इस केस में क्या हुआ,
एक न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें मिल गया E1, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का लेवल कम हो जाता है, एंड लेवल ऑफ इनकम है वो इंक्रीज हो गया, Y से Y1 इंक्रीज हुआ, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है कम होके R से R1 हुआ LM1 कर पे। ये कब हुआ? जब प्राइस डिक्रीज होके P से P1 हुआ, ठीक है। उस केस में क्या हुआ कि इस लेवल न्यू इक्विलिब्रियम पे वी हैव अ न्यू पॉइंट, दैट इज पॉइंट B, सॉरी, हमें नया पॉइंट मिल जाता है B यहाँ पे। सिमिलरली अगर प्राइस इंक्रीज हो जाता है P से P2, उस केस में LM का शिफ्ट होके LM से LM2 अपवर्ड शिफ्ट होगा, जिसपे हाई लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड लो लेवल ऑफ रियल GDP, हमें नया कॉम्बिनेशन मिल जाता है जो कि पॉइंट C रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन तीनों ही पॉइंट्स को कंबाइन करने पे, मिलाने पे हमें मिल जाता है एक नया एग्रीगेट डिमांड का, हमें डिराइव कर लेते हैं। तो बेसिकली एग्रीगेट डिमांड कर को हमें तभी डिराइव कर पाए जब हम प्राइस में चेंजेस आने से जो LM, अगर हम अलाउ कर रहे हैं कि प्राइस में लेवल में चेंजेस को LM कर के ऊपर दिखाने के लिए, ठीक है। तो ये प्राइस जब डिक्रीज हुआ तो LM का अप डाउनवर्ड राइट साइड शिफ्ट हुआ, जिससे जो लो लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड हाई लेवल ऑफ रियल GDP, एक नया कॉम्बिनेशन मिला जो हमने B पॉइंट से रिप्रेजेंट किया। सिमिलरली हमें C पॉइंट मिला। तो इन ABC तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे वी विल गेट एग्रीगेट डिमांड कर्व। नेक्स्ट इज मॉनेटरी पॉलिसी एंड AD कर्व, कि मॉनेटरी पॉलिसीज में चेंजेज आने से आप मॉनेटरी फिजिकल पॉलिसी दोनों को डिस्कस करेंगे कि उनमें जब चेंजेज आते हैं तो एग्रीगेट डिमांड कर्व में क्या चेंज आएगा। बेसिकली जहाँ पे IS एंड LM इक्विलिब्रियम में है, हम वो पॉइंट E पॉइंट के कंपैरेटिवली हमने शो किया हुआ है यहाँ पे पॉइंट A एग्रीगेट डिमांड कर्व पे। जब मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज आता है, दो तरह की पॉलिसी होती है, एक्सपेंशनरी होती है, कॉन्ट्रैक्शनरी होती है। एक्सपेंशनरी में जब मनी सप्लाई इंक्रीज की जाती है, एक्सपेंशनरी पॉलिसी का मतलब, ठीक है। तो मनी सप्लाई इंक्रीज करने का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे हमने लास्ट डिस्कस किया था कि मनी सप्लाई इंक्रीज आने होने से जब LM कर्व में हमने शिफ्टिंग की बात की थी, तो मनी सप्लाई इंक्रीज हुई थी, उस केस में LM कर्व हमारा राइट साइड शिफ्ट हुआ था। तो LM कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा LM से LM1, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के कंटेक्स्ट में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इससे क्या होगा, लेवल ऑफ इनकम है वो इंक्रीज हो गया Y से Y1, एंड इनकम इंक्रीज हो गया और लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट है वो कम हो गया, लो लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड हाई लेवल ऑफ इनकम। हम जैसे सिमिलरली जैसे लास्ट हमने स्लाइड में देखा, तो हमें एक नया पॉइंट मिल गया B पॉइंट, ठीक है, लेवल ऑफ इनकम पे, Y1 लेवल ऑफ इनकम है। इसमें हम यहाँ पे प्राइस लेवल में चेंजेस को अलाउ नहीं कर रहे हैं, प्राइस लेवल को एज इट इज़ कांस्टेंट रख रहे हैं। इन दैट केस अगर चेंजेस आते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज आएंगे, तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो AD कर्व को शिफ्ट करेंगे, ठीक है। प्राइस लेवल में चेंजेस नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, तो सेम प्राइस P लेवल ही मेंटेन करके रखेंगे। इन दैट केस जब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी होगी, यानी सप्लाई ऑफ मनी जब इकोनॉमी में इंक्रीज हो जाएगी, तो LM कर्व शिफ्ट हो जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली जो AD कर्व है वो भी शिफ्ट हो जाएगा पॉइंट A टू पॉइंट B, नया पॉइंट हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट इज कि जब कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लाई की जाती है, तो उस केस में LM का वो शिफ्ट होके LM से LM2 हो जाता है, हाई लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड लो लेवल ऑफ GDP। अब जो लेवल ऑफ GDP है वो कम हो गया है, ये Y से Y2, प्राइस लेवल वही है, तो हमें नया पॉइंट मिल जाएगा पॉइंट C, जिस पे हमारा नया AD कर्व यानी AD2 हम डिराइव करेंगे यहाँ पे। तो दिस इज कि मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज आने से एग्रीगेट डिमांड में कैसे चेंजेस आएंगे। नेक्स्ट इज फिजिकल पॉलिसी एंड AD कर्व। फिजिकल पॉलिसी में, अब फिजिकल पॉलिसी में चेंज आता तो IS कर्व शिफ्ट होता है, याद रखिएगा। मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस आएंगे तो वो LM कर्व को शिफ्ट करेगा, एंड फिजिकल पॉलिसी में चेंजेस IS कर्व को शिफ्ट करेगा। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, E पॉइंट के अकॉर्डिंगली पॉइंट A है, जिस पे AD का हमने डिराइव किया हुआ है। जब फिजिकल पॉलिसी में चेंज आते हैं, दो तरह की, सिमिलरली जैसे मॉनेटरी पॉलिसी थी, एक्सपेंशनरी होती है, कॉन्ट्रैक्शनरी होती है। एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी है तो वो IS को शिफ्ट करती है IS2 IS1, इससे क्या होगा, इंक्रीज इन लेवल ऑफ इनकम है वो इंक्रीज हो गया, एंड जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी इंक्रीज हो गया IS कर्व के शिफ्ट होने से। तो उस केस में क्या होगा, लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज हुआ Y से Y1, यहाँ सिमिलरली लोअर डायग्राम के अंदर भी, तो AD कर्व है वो AD से AD1 शिफ्ट हो गया। नेक्स्ट इज जब कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी की जाती है अप्लाई, तो हमारा IS कर्व है वो IS2 यानी लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा, लेवल ऑफ इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों ही कम हो जाएंगे, एंड AD कर्व भी लेफ्ट साइड अकॉर्डिंगली शिफ्ट हो जाएगा, लेवल ऑफ इनकम क्योंकि Y से Y2 आ जाएगा। प्राइस लेवल एज इट इज हमें सेम ही मेंटेन करके चलना है, सेम प्राइस लेवल के ऊपर हमें चेक करना है कि IS में शिफ्टिंग होने से AD कर्व कैसे शिफ्टिंग होगी, तो वो सारी होगी लेवल ऑफ GDP में, यानी लेवल ऑफ इनकम में चेंजेस आने की वजह से। तो इनकम इंक्रीज हो जाएगी तो AD राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, इनकम कम हो जाएगी तो AD लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा।
Next is weakness, and the last is weaknesses of the model. First is it is only a comparative static model. नेक्स्ट इज इग्नोर्स इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, कि इंटरनेशनल ट्रेड में जो चेंजेज आते हैं उसके इम्पैक्ट को ये इग्नोर करता है. नेक्स्ट इज इट कंसीडर्स प्राइस लेवल एज एक्सोजीनियस वेरिएबल, कि बाहर की जो मार्केट फोर्सेज है वही डिसाइड करेगी, मतलब थ्योरी के अंदर प्राइस लेवल को एक्सोजीनियस वेरिएबल लेके चले. इग्नोर्स टाइम लैग्स को इग्नोर कर रहा है क्योंकि टाइम. नेक्स्ट इज डज नॉट इंक्लूड लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम इन एनालिसिस and ignores impact of future expectations on interest rate. So this was the ISLM analysis. Thank you.